चलिए सरकार नमस्कार, माहौल जो बहुत शानदार। आई होप सर रिवीजन मस्त चल रहा है आपके एंड पे एंड सर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टडीज। सरकार चलिए सरकार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माहौल के साथ पढ़ेंगे एंड सर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, माहौल बनाते हुए पॉजिटिविटी के साथ हम सर पूरी माहौल के साथ एंड सर पूरी हिम्मत के साथ पढ़ेंगे। आइए चैप्टर नंबर 19 डिमांड्स एंड रिकवरी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है सर। सेक्शन नंबर 73 और 74 कई जगह इस सेक्शन का रेफरेंस आता है। सेक्शन नंबर 73 और 74 कभी भी शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट, देखो 73 74 की बात कब आएगी? शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी नॉन लेवी और एरविनेस रिफंड अगर हुआ है तो 73 74 की बात आएगी। 73 की बात आएगी अगर बाय वे ऑफ मिस्टेक, बोनाफाइड मिस्टेक हुई आपसे अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड, willful misstatement, suppression of fact और collusion with the department। सर अब अगर सेक्शन नंबर 74 की बात करें, 74 की बात कब आएगी साहब? जब अगर आपने शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी नॉन लेवी या एरविनेस रिफंड किया है ड्यू टू फ्रॉड सर विद द इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। सर आपने फ्रॉड किया, सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया या मिस रिप्रेजेंटेशन दिया या मिस स्टेटमेंट दिया, डिपार्टमेंट ने गलत बोला, झूठ बोला विद द इंटेंशन टू पेमेंट द टैक्स, तो सर ऐसे केस में 74 की बात आएगी। अब सर 73 हो 74 हो, शोकोज नोटिस सर्व करने का टाइम लिमिट दे रखा है, ऑर्डर पास करने का टाइम दे रखा है। 73 में शोकोज नोटिस सर्व करने का टाइम कितना बेटा? 2 years 9 month। सर कब से? जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो सप्लाई था, शॉर्ट पेमेंट वगैरह था, क्लियर सर, वहां उसके एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, वहां से 2 year 9 month में शोकोज नोटिस सर्व करना पड़ेगा और उसका ऑर्डर सर्व करने का टाइम कितना है? 3 years, क्लियर। और एरविनेस रिफंड अगर है तो जब एरविनेस रिफंड आपको मिला वहां से 2 साल 9 महीने या ऑर्डर पास करने का टाइम कितना है? 3 years। ओके सर इन केस ऑफ फ्रॉड सर शोकोज नोटिस सर्व करने का टाइम कितना है? 4 years 6 month एंड सर ऑर्डर पास करने का टाइम कितना है? 5 years। सर कब से? सर वही सर जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड मैटर था उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट सर, और इन केस अगर एरविनेस रिफंड मिला था आपको तो सर जिस दिन एरविनेस रिफंड मिला वहां से 4 साल 6 महीने या 5 साल, अच्छा ये 4 साल 6 महीने या 5 साल या 3 साल या 2 साल 9 महीने में अगर आपको शोकोज नोटिस या ऑर्डर पास नहीं हुआ तो ये मैटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा सर, टाइमर हो जाएगा मैटर और सर डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। अब सर मैं पहले बात करता हूं मिस्टेक की। इन केस ऑफ मिस्टेक अगर सर शोकोज नोटिस सर्व हुआ है तो सर 2 साल 9 महीने क्लियर के अंदर शोकोज नोटिस सर्व होगा। अगर नोटिस सर्व हुआ है तो सरकार देना शोकोज नोटिस सर्व होने से पहले ही जो शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट वगैरह था वो आपने अगर गवर्नमेंट को पे कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तो सर नो शोकोज नोटिस विल बी इशूड एंड मैटर विल बी ड्रॉप्ड, नो पेनल्टी विल बी चार्ज। पर अगर शोकोज नोटिस सर्व होने के 30 दिन में अगर आपने पूरा शोकोज नोटिस में जो टैक्स का अमाउंट था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर दिया तो अगेन पेनल्टी विल नॉट बी चार्ज एंड मैटर विल बी ड्रॉप्ड, शोकोज नोटिस विड्रॉ कर लिया जाएगा। पर अगर नहीं माने और सर आपने कंटेस्ट किया और अल्टीमेटली ऑर्डर पास हो गया, अब ऑर्डर अगर पास हो गया तो इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 73 पेनल्टी कितना चार्ज हो सकता है? 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड और ₹10,000 whichever is higher is the amount of penalty which can be charged under CGST सर सेक्शन नंबर 73 के अंदर। और सेक्शन नंबर 74 में पेनल्टी कितना है बेटा? 100% ऑफ टैक्स चार्ज इज द पेनल्टी अमाउंट, 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज द पेनल्टी अमाउंट। पर अगर शोकोज नोटिस सर्व होने से पहले आपने पूरा टैक्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पे कर दिया तो 15% विल बी द पेनल्टी रिड्यूस कर देंगे और 15% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, 15% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड, पर वो भी आपका शोकोज नोटिस सर्व होने से पहले पे हो जाना चाहिए बेटा, क्लियर। अब सर अगर मान लो शोकोज नोटिस सर्व हो गया उसके बाद विद इन 30 डेज अगर आप पूरा टैक्स अलॉन्ग जो भी शोकोज नोटिस में टैक्स दे रखा है पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद 25% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व पेनल्टी अगर पे करते तो मैटर विल बी ड्रॉप्ड, शोकोज नोटिस विड्रॉ कर देंगे। पर अगर 30 दिन में शोकोज नोटिस सर्व होने के 30 दिन में अगर आपने पे नहीं किया, मैटर कंटेस्ट किया, केस अगर आप जीत गए तो माहौल जबरदस्त शानदार, ना टैक्स ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी। पर अगर मैटर आप हार गए, ऑर्डर पास हो गया तो ऑर्डर पास होने के 30 दिन में अगर आप पे कर देते हो तो अगेन आपको ऑप्शन दिया है 50% पेनल्टी का, पर उसके बाद पे करोगे तो भारत माता की जय, 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज द पेनल्टी अमाउंट, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्लियर। अच्छा ध्यान देना बेटा, द टर्म सप्रेशन को डिफाइन किया है। सप्रेशन का मतलब क्या पता है? अगर कोई भी लॉ के अंदर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा किसी स्टेटमेंट में या रिटर्न में, और अगर आपने इंफॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं करी तो हम मान लेंगे कि आपने इंफॉर्मेशन सप्रेस करी थी। एंड सर अगर कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांगी थी और आपने नहीं दी तो भी मानेंगे कि आप सप्रेस कर रहे हो इंफॉर्मेशन। अच्छा एक 73 सबसेक्शन 11 क्या कहता है बेटा? अच्छा कि आपने अगर शोकोज नोटिस सर्व होने से पहले या शोकोज नोटिस सर्व होने के 30 दिन में अगर पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे कर दिया तो नो पेनल्टी विल बी चार्ज, क्लियर। उसके बाद अगर आपने पे किया ऑर्डर पास होने के बाद तो ऐसे केस में 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज द पेनल्टी अमाउंट। पर अगर आपने कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स या कोई टैक्स का अमाउंट जो कस्टमर से क्लाइंट से आपने ले लिया था और पेमेंट करने का जो ड्यू डेट है वहां से 30 दिन हो गए और आपने अगर अमाउंट पे नहीं किया था सर तो ऐसे केस में भाई साहब नाउ अब शोकोज नोटिस सर्व होने से पहले भले ही आप पे कर दो टैक्स का अमाउंट फिर भी 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड पेनल्टी लगेगा ही लगेगा।
10% टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 whichever is higher is the penalty अमाउंट। मतलब अगर आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया, क्लियर, या सेल्फ असेस टैक्स खुद ने डिक्लेयर किया इतना टैक्स बनता है बेटा, और वो डिपॉजिट नहीं किया विद इन द 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ऐसे केस में अब भले ही शो कॉज नोटिस सर्व होने से पहले आप टैक्स पे कर दो, क्लियर, पेनल्टी वेव नहीं होगी। अच्छा ध्यान देना बेटा, मेरे लिए अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो ऐसे केस में ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है। 73 74 अट्रैक्ट कब होता है बेटा? शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरनेस रिफंड के केस में अप्लाई होता है। अदरवाइज ये 70 केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो ये पेनल्टी के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सर 73 74 के लिए कॉमन बात लिखी थी प्री नोटिस कंसल्टेशन पर। सर अब ये केवल क्या है, ऑप्शनल है कि जो ऑफिसर शो को नोटिस सर्व करने वाला आपको उसको बोला हुआ, उसको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहे तो शो को नोटिस सर्व करने से पहले ही एसएससी को एक प्री नोटिस कंसल्टेशन के लिए बुला सकते हो, उसको एक नोटिस इशू कर देना, कम्युनिकेशन इशू कर देना कि हम इन मैटर पे इन ग्राउंड पे आपको शो को नोटिस इशू करने वाले, या तो आपको लगता है कि टैक्स बनता है विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी जमा करा दो, मैटर हम क्लोज कर देंगे, शो को सर्व ही नहीं करेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं आपके पास कोई इसका रिप्लाई है तो पहले ही आके हमको जस्टिफाई कर दो सो दैट हम शो को नोटिस के लॉन्ग रन प्रोसेस में जाए ही नहीं, क्लियर, डन। या उसको एसएससी को लगता है कि पार्शियल अमाउंट पेबल लगता है तो पार्शियल पे करे, बाकी के लिए वो रिप्लाई दे दे बेटा, क्लियर, डन। अब आ रहा है 75 जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन टैक्स। सर ये सेक्शन नंबर 75 इज कॉमन फॉर 73 एंड 74। यहाँ पे कुछ बातें कही है, अगर कभी भी किसी एसएससी के केस में या किसी मैटर पर स्टे मिल जाता है कोर्ट से, सर डिपार्टमेंट अगर शो को सर्व नहीं कर सकता या ऑर्डर सर्व नहीं कर सकता, उसके लिए अगर स्टे मिला तो स्टे का पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्लीटिंग टाइम लिमिट ऑफ, सर टाइम लिमिट गिवन इन सेक्शन 73 और 74। अच्छा अगर मान लो कभी भी कोई अपीलेट अथॉरिटी ने, ट्रिब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया डिपार्टमेंट के अगेंस्ट और डिपार्टमेंट ने इसके अगेंस्ट हायर अथॉरिटी को अपील कर दी, सर दैट इज ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, तो सर जिस दिन जजमेंट आया था लोअर अथॉरिटी का और बाद में जब अपील फाइल करी डिपार्टमेंट ने और हायर अथॉरिटी का जब जिस दिन डिसीजन आया, दिस both dates will be excluded while completing time limit of 3 years and 5 years respectively। अब सर मान लो कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेस पे एक सर्कुलर इशू हुआ है, बहुत ही शानदार पॉइंट है सर, ये सर्कुलर आया हुआ है इस बार, और ये मान के रखना इस बार सीए फाइनल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आना चाहिए इस सर्कुलर के बेस पे, बहुत अच्छा मुझे लगता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट लगेंगे, बता दूंगा मैं आपको माहौल के साथ। अगर मान लो आएगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं आपको सर, अगर मान लो डिपार्टमेंट ने आपको शो को नोटिस सर्व किया था और उसमें जो केस बनाया था वो फ्रॉड का केस बनाया था, अंडर सेक्शन नंबर 74 केस बनाया था, पर आपने किसी भी प्रोसीडिंग के वक्त ये प्रूव कर दिया कि साहब फ्रॉड, हाँ नो डाउट शॉर्ट पेमेंट है, नॉन पेमेंट है, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी है, एररोनियस रिफंड, पर इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं था, फ्रॉड नहीं था, दिस केस इज फिट फॉर सेक्शन नंबर 73। और अगर अथॉरिटी ने डिटरमाइन कर दिया कि यस, आपने मान लो अपील कर दी, अपील में डिसाइड हो गया कि यस ये शॉर्ट पेमेंट वगैरह है पर अंडर सेक्शन नंबर 73 ये फ्रॉड नहीं है साहब, ऐसे केस में द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी विल बी रीडिटरमाइंड कंसिडरिंग दैट द नोटिस वाज इशूड अंडर सेक्शन नंबर 73, क्लियर। और उसके लिए सर ध्यान देना बेटा, अब उसके लिए कैलकुलेशन क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, उसके लिए सर्कुलर इशू हुआ। सबसे पहली बात उसमें एक बात और काम आ रही है, मैं यही बताता हूं बच्चों कि जिस दिन किसी ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन के 2 साल के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ता है उस अथॉरिटी को बेटा। तो सर क्या हुआ, मान लो आप पर, अब ये सर्कुलर में मैं आ रहा हूं, ऊपर वाले पॉइंट और बता दूंगा मैं आपको, इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों बात को। सरकार अगर मान लो किसी एसएससी को शो को नोटिस सर्व हुआ, ऑर्डर सर्व हो गया और उसमें डिसाइड कर दिया कि आपने फ्रॉड किया था, इतना टैक्स बनता है, क्लियर। अब मान लो आपने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, हायर अथॉरिटी के पास चले गए और सर उसमें डिसाइड हुआ क्या फ्रॉड नहीं था, मिस्टेक था साहब, ये मतलब मैटर 74 का नहीं था 73 का था, तो ऐसे केस में सर शो को नोटिस सर्व कब तक हो सकता है, अगर आपका केस 73 का होता तो 2 साल 9 महीने के अंदर ही शो को नोटिस सर्व करना होता, और अगर यही फ्रॉड का केस था तो 4 साल 6 महीने का टाइम था डिपार्टमेंट को शो को नोटिस सर्व करने का। अब सर अगर 74 में शो को सर्व होकर ऑर्डर पास हुआ तो वो 4 साल 6 महीने का टाइम लिया होगा डिपार्टमेंट टू सर्व दी शो को नोटिस, क्लियर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एज इफ दिस नोटिस वाज इशूड अंडर सेक्शन नंबर 73, तो कैसे कैलकुलेशन होगी वो बात कर रहे हैं। तो सर पहली बात तो ये, पहला इश्यू तो इसके अंदर ये आया कि कितना टाइम डिपार्टमेंट को मिलेगा। मान लो अपील अथॉरिटी ने बोल दिया क्या साहब ये मिस्टेक का केस है, फ्रॉड का केस नहीं है, इसमें अमाउंट रीडिटरमाइन करो, तब वो प्रॉपर ऑफिसर कितने टाइम में अमाउंट रीडिटरमाइन करेगा उस ऑर्डर का, एज इफ दिस ऑर्डर वाज इशूड अंडर सेक्शन 73। मतलब हमने 75 के हिसाब से अमाउंट, 74 के हिसाब से अमाउंट निकाला था पर अब निकालना 73 के हिसाब से, तो वो प्रॉपर ऑफिसर को जब डायरेक्शन दिया उस ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने, उसके 2 साल के अंदर अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रीडिटरमाइंड यूजिंग सेक्शन नंबर 73। अगर यही मैटर में सेक्शन नंबर 73 होता तो कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगता, वो निकालने के लिए ऑफिसर को टाइम दिया कितना, 2 साल का फ्रॉम द डेट व्हेन द डायरेक्शन वाज गिवन बाय द अपीलेट अथॉरिटी या
वो ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने जब टाइम दिया, ऑर्डर पास किया, वहां से 2 साल के अंदर वो अमाउंट रीडिटरमाइन करेगा। अब सेकंड इशू आया क्या साहब, अमाउंट कैसे निकालेगा साहब, व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। सर मैटर जब आपको एसएससी को शो को नोटिस सर हुआ था, वो 4 साल 6 महीने के लिए इशू हुआ था, 4 साल 6 महीने में इशू हुआ होगा सर, फ्रॉड का केस था इसलिए। पर इन केस ऑफ मिस्टेक सेक्शन नंबर 73 की बात करें तो नोटिस कैन बी सर्व्ड ओनली विद इन 2 years 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। बेटा हाँ है ना बेटा। तो सर आपको पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो नोटिस सर्व हुआ था उसमें पीरियड कौन सा कवर था। अगर पीरियड जो कवर था वो मान लो लास्ट 2 साल के थे बेटा, जिसके लिए अभी तक 2 साल 9 महीने एक्सपायर नहीं हुए, तो जो ओरिजिनली नोटिस इश्यू हुआ था अगर वो 2 साल 9 महीने में भी इश्यू होता तो भी नोटिस प्रॉपरली इश्यू हुआ, विद इन द टाइम इश्यू हुआ, तो पूरा नोटिस के अंदर जो भी अमाउंट इन्वॉल्व टैक्स का वो पूरा एज इट इज लिया जाएगा इन दी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 73। पर अगर मान लो सर वो जो केस था वो 4 साल पुराना था और सिंस 4 साल 6 महीने का वक्त था शोकॉज नोटिस सर्व करने का अंडर सेक्शन नंबर 74, तो डिपार्टमेंट ने उस ईयर को कंसीडर किया था, उसका टैक्स कंसीडर किया था। पर सर अगर इसी को हम सेक्शन नंबर 73 में लेते तो सर 73 में तो केवल 2 साल 9 महीने का वक्त होता है एनुअल रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से, और ऑलरेडी 4 साल निकल चुके, तो वो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी एक्सक्लूड हो चुका है फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मतलब उस ईयर के लिए नोटिस टाइम बार हो चुका। तो सरकार अगर 73 में वो नोटिस इश्यू होता तो एंटायर दैट ईयर, एंटायर दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन नंबर 73। तो अगर वो पीरियड, वो जो नोटिस था वो बियॉन्ड द पीरियड विच इज कवर्ड बाय सेक्शन नंबर 73 था, तो पूरा ही नोटिस विड्रॉ हो जाएगा, ऐसे पूरा ही केस जीत जाएगा। पर मान लो सर मल्टीपल ईयर्स कवर थे, मल्टीपल ईयर्स कवर थे, जिसमें से कुछ ईयर तो 73 के कवरेज के अंदर आते हैं और कुछ ईयर 73 के कवरेज से बाहर निकल जाते हैं, उसके लिए टाइम बार हो गया है। तो जितने पीरियड के लिए नोटिस वैलिड था, अगर वो सेक्शन नंबर 73 में इश्यू होता तो 2 साल 9 महीने की टाइम लिमिट के अंदर जितना पीरियड कवर हो सकता था उतने पीरियड के लिए ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बियॉन्ड वाला जो पीरियड था जिसके लिए 2 साल 9 महीने का टाइम ऑलरेडी निकल चुका है तो वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। रिमेनिंग पीरियड के लिए सर आपका टैक्स का अमाउंट विद इंटरेस्ट और उसी के अकॉर्डिंग पेनल्टी विल बी कैलकुलेटेड। और ध्यान देना बेटा, पेनल्टी का अमाउंट 74 में ज्यादा होता है, 73 में 10% और 10,000 विचएवर इज हायर इतना ही होता है, तो उस अकॉर्डिंग पेनल्टी भी रिकैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली 73 का सर ऑर्डर पास किया जाएगा। सर जिस दिन डायरेक्शन दिया था कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने उसके 2 साल के अंदर ये अमाउंट रीडिटरमाइन करेगा ऑफिसर, और अकॉर्डिंगली ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना होगा एसएससी को। क्लियर, डन, भारत माता की जय। ये सर्कुलर बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली बहुत काम का है और रोज काम भी आता है बच्चा ये सेक्शन। क्लियर, हम तो जितने भी केसेस फाइट करते हैं सबसे पहले ये लगाता है फ्रॉड नहीं था, मिस्टेक था, डिपार्टमेंट था, फ्रॉड था, और एसएससी बोलता है क्या मिस्टेक था। सबसे पहले झगड़ा इसमें चलता है सर। क्लियर, इसलिए प्रैक्टिकली मुझे लगता है एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये वाला। ओके डन। सरकार अब आइए, अगर कभी भी आप पर्सनल हियरिंग के लिए अप्लाई करते हो तो पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा, पर मैक्सिमम 3 एडजमेंट विल बी अलाउड टू ईच पार्टी। ओके सर, ऑर्डर जो पास होता है वो हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर पास होता है सर। देन अमाउंट ऑफ टैक्स interest and penalty should not exceed the amount of tax interest penalty which is mentioned in the notice। तो इसलिए शो को नोटिस सर्व करते वक्त डिपार्टमेंट बहुत ही ध्यान से शो को सर्व करता है, क्योंकि उसमें अगर कोई अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सक्लूड हो गया तो बाद में ऑर्डर में वो इंक्लूड नहीं हो सकता। सेम वे ग्राउंड्स, जिन ग्राउंड पे नोटिस इश्यू किया है सर, ग्राउंड कैन नॉट गो बियॉन्ड दी ग्राउंड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द नोटिस। क्लियर सर। अब अगर किसी भी ट्रिब्यूनल कोर्ट या अपीलेट अथॉरिटी ने टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई किया तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट भी मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि टैक्स के अमाउंट के बेस पे ही इंटरेस्ट और पेनल्टी कैलकुलेट होता है। सर इंटरेस्ट तो बाय डिफॉल्ट पेएबल है इन ऑल केसेस, भले नोटिस में लिखा हो या नहीं लिखा हो, पर पेनल्टी का अमाउंट नोटिस में लिखा हो ना कंपलसरी, तभी आपको पेनल्टी पे करना होगा, वरना पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अमाउंट पेनल्टी का नोटिस में नहीं लिखा तो ऑर्डर में भी चार्ज नहीं कर सकते बेटा ये लोग, पर इंटरेस्ट तो बाय डिफॉल्ट पे करना ही पड़ेगा। सर इफ द ऑर्डर इज नॉट इशूड विद द टाइम लिमिट तो टाइम बार हो जाएगा, और ऐसे केस में एसएससी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी और मैटर कंक्लूड हो जाएगा, मान लेंगे। सर नेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है बेटा, अगर कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स, मतलब आपने खुद ने बोल दिया इतना टैक्स बनता है और वो अगर आपने पे नहीं किया तो 73 74 का कोई हमको टाइम हमको प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं, और डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिकवरी करने आपके यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। सेकंड थिंग सर, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन के लिए एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गवर्नमेंट ने और बोल दिया क्या, अगर सर सेल्फ असेस्ड टैक्स में क्या क्या कवर हो सकता है, जैसे आपने जीएसटीआर 1 सबमिट किया और उसमें कोई आउटपुट सप्लाई दिखाई और आपने उस पीरियड का 3B फाइल किया, उसमें आउटपुट सप्लाई कम दिखाई, तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई आपने जीएसटीआर 1 में दिखाई थी हम मानेंगे ये आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स था जो आपने पे नहीं किया। यहाँ पे इमीडिएटली रिकवरी कैन बी बिगन बाय द डिपार्टमेंट। सर यहाँ पे 73 74 फॉलो करने की जरूरत नहीं, और अभी रूल नंबर 88C आपने रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वो एड हुआ कि अगर आपके जीएसटीआर 1 में अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इज मोर देन द
वैल्यू डिक्लेयर्ड इन योर जीएसटी 3B बाय सच परसेंटेज और सच अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीआईसी, तो सर ऐसे केस में आपको एक नोटिस इश्यू किया जाएगा और 7 दिन में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा या फिर डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं पे किया तो आपके अगेंस्ट इमीडिएटली रिकवरी शुरू हो जाएगी। वो मैंने यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया। भारत माता की जय। क्लियर, डन। और एक लास्ट बात, अगर कोई पेनल्टी आप पर सेक्शन नंबर 73 या 74 में लग गई तो किसी और प्रोविजन ऑफ द एक्ट की कोई पेनल्टी आप पे और नहीं लगेगी। क्लियर। आओ मालिक। सर सेक्शन नंबर 160 बोलता है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग नॉट टू बी वैलिड इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अगर मान लो सर कभी कोई नोटिस में, असेसमेंट में, रीअसेसमेंट में, एजुकेशन, रिव्यू, रिवीजन, किसी भी प्रोसीडिंग में अगर डिपार्टमेंट से कोई मिस्टेक हो गई, डिफेक्ट हो गया है, ओमिशन हो गया सर, पर जो पर्पस ऑफ द लॉ था वो डिफीट नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में केवल उस मामूली मिस्टेक की वजह से आपका एंटायर प्रोसीडिंग विल नॉट बी इनवैलिड। और हाँ, एसएससी को ये बोल दिया क्या, जिस दिन आपकी मिस्टेक नोटिस में आई थी उसके बाद उस नोटिस का या ऑर्डर का आपने जब फर्स्ट रिएक्ट किया था उस टाइम पे अगर आपने वो मिस्टेक हमारे सामने लेके नहीं आए और आपने उस नोटिस या ऑर्डर के ऊपर रिएक्ट कर दिया था, मतलब आपने उसका जवाब दे दिया था डिपार्टमेंट को उस मिस्टेक को इग्नोर करते हुए, तो बाद में उस मिस्टेक को आप वापस से सर डिपार्टमेंट के सामने नहीं बोल सकते उस मिस्टेक की वजह से वो ऑर्डर इनवैलिड था, ऐसा नहीं बोल सकते आप बेटा। क्लियर। सेक्शन 161 बोलता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। सर अगर मान लो किसी ऑफिसर से सर कोई मिस्टेक हो गई, सर मिस्टेक शुड बी अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड, ये कोई लॉन्ग रन प्रोसेस से मिस्टेक निकली हुई नहीं होनी चाहिए। तो सर ऐसे केस में सर अगर ऑफिसर को खुद को, जिसने अथॉरिटी ने खुद ने ऑर्डर पास किया, उसको खुद को एहसास हो गई गलती हो गई है, या किसी जीएसटी ऑफिसर ने उसको बताया या एसएस ने खुद ने उसको बताया कि ये मिस्टेक है, तो मिस्टेक उसको बतानी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स। क्लियर। अब इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का टाइम दे रखा है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डिसीजन या ऑर्डर, मतलब 3 महीने में तो एसएससी बता सकता है कि आपसे ये मिस्टेक हो गई है ऑर्डर पास करने के। क्लियर। और जिस दिन ऑर्डर पास किया था उसके 6 महीने में वो मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकता है, उसके बाद मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी। क्लियर। पर अगर क्लेरिकल एरर था या एरिथमेटिकल मिस्टेक थी, क्लियर, तो ऐसे केस में सर ये एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन जो होते हैं बेटा, ऐसे केस में 6 महीने का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। और अगर किसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करते वक्त एसएससी की लायबिलिटी बढ़ रही तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू दी एसएससी एंड सर मिस्टेक शुड बी अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, लॉन्ग डाउन प्रोसेस से डिटरमाइन होने वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो मिस्टेक नहीं होती बेटा। क्लियर, डन। आइए सेक्शन नंबर 76 बोलता है कि टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। सर आप ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना, बट टैक्स इज नॉट द रेवेन्यू ऑफ द सप्लायर, इसलिए एनी अमाउंट व्हिच इज कलेक्टेड इन द नेम ऑफ टैक्स has to be deposited to the government as if it is the tax। मान लो कोई सप्लाई पे जीएसटी एग्जाम था या रेट ऑफ टैक्स कम थी और आपने हायर टैक्स ले लिया या टैक्स ले लिया कस्टमर से जबकि लेना नहीं था, तो वो भी अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ये तो मेरी स्टाइल है कमाने की, ये तो मेरा रेवेन्यू भाई, सर यू कांट से लाइक दिस, और आपको टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और अगर आपने पे नहीं किया टाइमली तो ऐसे केस में जिस दिन वो टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट आप जिस दिन वो अमाउंट ऑफ टैक्स आपने कलेक्ट किया था कस्टमर से वहां से लेकर जब आप गवर्नमेंट को पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा। क्लियर। सर सेक्शन नंबर 77 हमने पढ़ लिया सर रिफंड के चैप्टर में। यह बोला है कि अगर कोई भी अमाउंट कोई सप्लाई जो इंटरेस्ट था आपने गलती से इंटरेस्ट समझते हुए आईजीएसटी पे कर दिया, तो सर ऐसे केस में करेक्ट हेड में पहले आप टैक्स पे करिए सीजीएसटी और एजीएसटी, और उसके बाद में रॉन्ग हेड में जो टैक्स पे किया उसका आप रिफंड लेके आइए। करेक्ट हेड में टैक्स पे करने के 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर हाँ ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। सर सेम सेक्शन आईजीएसटी का सेक्शन 19 दे रखा हमने, रिफंड में पढ़ा हुआ इसको। सर इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, अगर कभी भी रिकवरी की बात आती है तो सबसे पहली बात जब डिमांड ऑर्डर सर हुआ है उसके 3 महीने पहले कभी भी डिपार्टमेंट रिकवरी शुरू नहीं करेगा। 3 महीने का वक्त दिया है क्योंकि 3 महीने का वक्त है अपील फाइल करने का, पर अगर प्रॉपर ऑफिसर लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू सर डिपार्टमेंट को लॉस हो जाएगा, एसएससी भाग जाएगा, तो ऐसे केस में इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ, वो स्पेशल रीजन है तो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग वो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ ऑल्सो रिकवरी शुरू कर सकते हैं बच्चों। आइए अब रिकवरी के मोड क्या क्या है बेटा। सर सबसे पहली बात, सर अगर आपका कोई अमाउंट रिफंड बनता है तो वहां से वो एडजस्ट कर लेंगे। सेकंड, बाय रिटर्निंग इन सेलिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर, आपके गुड्स जो होंगे उसको बेच के पैसा रिकवरी करेंगे। देन रिकवरी फ्रॉम एनी अदर पर्सन हु ओज मनी टू द डिफॉल्टर, मतलब गार्निशी प्रोसीडिंग। गार्निशी प्रोसीडिंग में क्या होता है बेटा, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं बेटा। मान लो सर डिपार्टमेंट मेरे से 1 CR मांगता है और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड देख के पता पड़ा कि मैं आपसे 75 लाख रुपए मांगता हूं, या आपने मेरे बिहाफ पे मनी हेल्ड करी हुई है, हेल्ड करने वाले हो, या आपने मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी हेल्ड करी हुई है, प्रॉपर्टी हेल्ड करने वाले हो, या मेरा बैंक में कोई एफडी है, सेविंग अकाउंट है, या कोई अकाउंट है जिसमें पैसा पड़ा है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। होता ना, आपने देखा होगा बैंक अकाउंट सीज कर दिए, फ्रीज कर दिए, वो यही है गार्निशी प्रोसीडिंग्स बेटा। क्लियर। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट वहां से रिकवरी कर देगा। और सर वो जो पर्सन जिससे मेरे को पैसा आने वाला है सर उस पर्सन को बोलते हैं गार्निशी, उसको डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करेगा और बोलेगा तू मंगल को पेमेंट मत करना, दिस अमाउंट इज डायरेक्टली पेएबल बाय यू टू डिपार्टमेंट। और अगर आपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट को पे नहीं किया तो दिस अमाउंट विल बी रिकवरेबल फ्रॉम यू एज इफ इट इज रिकवरेबल फ्रॉम यू। क्लियर। और इस बीच अगर एसएससी पे कर देता है तो सर वो गार्निशी नोटिस को विड्रॉ भी कर सकता है डिपार्टमेंट, या मॉडिफाई भी कर सकता है, एड ऑन भी कर सकता है बेटा। सर आइए
कलेक्शन बाय डिटेंशन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को बेच के पैसा रिकवरी करेगा। रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज इट इज द अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू कर देगा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू कर देगा और दे देगा किसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और बोल देगा क्या, प्लीज रिकवर दिस अमाउंट। और उसके पास पावर है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन रिकवर द अमाउंट एज इट इज द अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवरी कर सकता है। सेम वे डिपार्टमेंट मजिस्ट्रेट को भी एक लेटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू कर देगा एंड मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उसे रिकवरी करे एज इट इज द फाइन लेवेबल बाय हिम, और प्रॉपर्टीज बेच के पैसा रिकवरी हो सकता है साहब। देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एटसेट्रा। देन रिकवरी थ्रू श्योरिटी। सर मेरे लिए गारंटी दी थी किसी पर्सन ने, लग गए बेटा उसके, क्लियर, सर उस गारंटर को पैसा देना पड़ेगा। देन लिक्विड रिकवरी फ्रॉम कंपनी लिक्विडेशन। तो इसके लिए जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, सर हमने जो चैप्टर पढ़ेंगे लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, वहां पे बात करिए क्या, सर लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है वो 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर कमिश्नर को इंटीमेशन देता है कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, आपका कोई अमाउंट बाकी तो बताइए। तो ऐसे केस में कमिश्नर 3 महीने में उसको बताता है कि इतना अमाउंट बाकी है, इतना अमाउंट वो उस कंपनी से अगर बनता है वो अमाउंट और उसका कंपनी में इतना फंड है तो वो डिपार्टमेंट को देगा बेटा। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बेटा, अगर मान लो कभी भी रिकवरी होती है, सर मान लो 1 करोड़ का अमाउंट डिपार्टमेंट मांगता है एसएससी से और रिकवरी केवल 70 लाख की ही होती है। क्लियर, अब इसमें 1 करोड़ में सीजीएसटी भी था और एसजीएसटी भी था बेटा। क्लियर, तो अब 70 लाख जो रिकवरी हुआ है वो कैसे बांटेंगे, तो सर जिस प्रोपोर्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी पेंडिंग थी उसी प्रोपोर्शन में इस अमाउंट को डिवाइड करके रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को अमाउंट दिया जाएगा। क्लियर, एंड लास्ट सर डिस्टिंक्ट पर्सन को भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब सर अगर इस एसएससी से रिकवरी नहीं हो पा रही है तो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब हैविंग द सेम पेन नंबर बट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे भी रिकवरी कर सकते हैं बेटा। क्लियर, डन। सरकार सर अब यहाँ पे क्या बोला है, डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द सर्च इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। ये एक इंस्ट्रक्शन इशू किया डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स के लिए। सर इनको डिपार्टमेंट को ये इस तरह के इंस्टेंसेस आए सामने कि सरकार ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन सर्च रिजल्ट के लिए जाता है, उसी टाइम एसएससी रिकवरी करने लग जाता है। भाई डिपार्टमेंट मतलब तुम जब सर्च करने जा रहे हो, इंस्पेक्शन करने जा रहे हो तो वेरीफाई करोगे, वहां अगर लगता है कि एसएससी का टैक्स बनता है तो उसके लिए लॉन्ग रन प्रोसेस देर का 73-74 का आप पहले उसको शो कोज नोटिस सर्व करोगे, उसको कंटेस्ट करेगा, फिर आपका ऑर्डर पास होगा, उसके बाद उसके पास राइट है अपील करने का, वो सब बाहर जाता, फिर रिकवरी की बात आती। तुम क्या गुंडे हो गए, तुम क्या वसूली भाई हो क्या जो डायरेक्ट रिकवरी करने पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ एसएससी चाहे उसको अगर ऐसा सोचता है गलती हुई वो वॉलंटरली पे करना चाहते कर सकता है, बट आप जब सर्च सीजर इंस्पेक्शन के लिए गए उस टाइम पे आप सर उसको फोर्स नहीं कर सकते कि पेमेंट कर टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का। क्लियर, आइए सेक्शन 80 बोलता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। सर कमिश्नर के पास पावर है। सर एसएससी बोलता है क्या, सर मान लो मेरे से 1 करोड़ का डिपार्टमेंट पैसा मांगता है, अब मैं बोलता हूँ साहब थोड़ा मेरे को वक्त दीजिए मैं पे कर दूंगा, डिपार्टमेंट बोलता नहीं अभी पे करो, मैं बोलता हूँ भाई अभी अगर 1 करोड़ होते तो इतना ड्यू नहीं होता आपका। तो सर ऐसे केस में मैं कमिश्नर को अप्लाई करता हूं, साहब प्लीज मेरे को मंथली इंस्टॉलमेंट में मतलब ईएमआई फॉर्म में मेरे को पेमेंट करना अलाउ कर दीजिए। ऐसे केस में कमिश्नर लगता है कि ठीक है जेन्युइन केस है तो ऐसे केस में ही में अलाउ मी द पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ द डिपार्टमेंट इन 24 मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे को अलाउ कर सकता है। पर अगर मैं कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो गया, मेरी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, तो ऐसे केस में वो ये फैसिलिटी मेरी विड्रॉ कर देगा और उसके बाद मेरे से इमीडिएटली सारा अमाउंट रिकवरी किया जाएगा 1 शॉट में बेटा। आइए बच्चों सेक्शन में 81। सर मान लो कभी रिकवरी का केस चल रहा है मेरे अगेंस्ट, मेरा पता है डिपार्टमेंट को पता, डिपार्टमेंट क्या है मेरा कोई केस पेंडिंग चल रहा है और मुझे पता है कि सर अभी मेरा ड्यूज निकलेगा और साहब मेरे को पैसा देना पड़ेगा, मेरी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवरी कर लेगा। उससे बीच मैंने क्या कर लिया, उससे पहले मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, तो सर दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। होता ना सर मैंने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, सर अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दी सो दैट रिकवरी ना हो पाए, तो सर यहाँ पे बोल दिया क्या सच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। बोल दिया क्या अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट करा दिया या कोई प्रॉपर्टी को बेच दिया मैंने, क्लियर, बाय वे ऑफ सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज और एनी अदर मोड, क्लियर, व्हाटएवर ऑफ हिज प्रॉपर्टीज, तो ऐसे केस में वो जो प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर करी वो दैट विल बी वॉइड। क्लियर, बट हाँ अगर मैंने जो प्रॉपर्टी बेची थी फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए बेची थी बेटा and without any notice of pendency of proceedings या without any notice of such tax or sum payable by the said person or with the previous permission of the proper officer, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी बेची, एडिक्वेट कंसिडरेशन आया और उसके थ्रू मैं पैसा दूंगा ना डिपार्टमेंट को यार, इसलिए वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। मतलब कुल मिला के इंटेंशन क्या बेटा, एनी ट्रांसफर विल बी वॉइड व्हेन इट इज और वाज विद द इंटेंशन ऑफ डिफरेंटिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा बच्चों। आइए टैक्स टू बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। सर मान लो मेरी प्रॉपर्टी, मान लो डिपार्टमेंट से 1 करोड़ मांगता है, अब मैंने प्रॉपर्टी, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने आपसे लोन ले रखा है, आपने फर्स्ट चार्ज क्रेडिट किया हुआ है, उस पर मैंने सेकंड लोन भी ले रखा है और उस पर किसी और पर्सन ने सेकंड चार्ज भी क्रेडिट किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ। सरकार
मेरी प्रॉपर्टी में फर्स्ट चार्ज हमेशा डिपार्टमेंट का रहेगा, एक्सेप्ट इसका प्रोविजन क्या है, आईबीसी बेटा, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड प्रिवेल करेगा ओवर दिस सेक्शन, अदरवाइज दिस सेक्शन विल प्रिवेल ओवर ऑल ओवर अदर एक्ट्स। सरकार सेक्शन 83 बोलता है प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस, अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, मतलब इनिशिएट हो गई प्रोसीडिंग, भले वो असेसमेंट की हो, इंस्पेक्शन सर्च सीजर की हो, अरेस्ट की हो, डिमांड एंड रिकवरी की हो, वो इनिशिएट हुई है बेटा, क्लियर, इनिशिएट हुई है, अभी फाइनल नहीं हुई, पर फिर भी डिपार्टमेंट को लगता है कि साहब पैसा डूबने का पूरा चांस है, असेसी भाग जाएगा, तो ऐसे केस में कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो मेरी प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच कर सकता है टू प्रोटेक्ट द डिपार्टमेंट रेवेन्यू, क्लियर, बट दिस प्रोविजनल अटैचमेंट शेल वैकेट ऑटोमेटिकली विद इन 1 ईयर। अगर उससे पहले वैकेट कर दिया डिपार्टमेंट तो ठीक है, नहीं तो 1 साल के अंदर वो 1 साल जैसे एक्सपायर होगा वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑटोमेटिक वैकेट हो जाएगा बच्चों। सर नेक्स्ट लास्ट सेक्शन, कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स। मान लो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, फिर आप मैटर अपील में चला गया किसी और प्रोसीडिंग की वजह से, सर मैटर अपील में चला गया बेटा, अपील रिवीजन एप्लीकेशन या अदर प्रोसीडिंग में चला गया, तो सर ऐसे केस में जिस स्टेज पे रिकवरी रुकी, जिस स्टेज पे रिकवरी चल रही थी उसी स्टेज पे रिकवरी स्टे हो जाती बेटा। अब मान लो अपील या अदर प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई, क्लियर, तो उसके बाद रिकवरी अगर बनता है तो जिस स्टेज से रिकवरी रुका था उसी स्टेज से रिकवरी शुरू होगा, मतलब फ्रेश नोटिस ऑफ रिकवरी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अमाउंट ऑफ रिकवरी कम हो गया है तो रिड्यूस्ड अमाउंट के लिए रिकवरी की जाएगा, क्लियर, पर वापस से शुरुआत से आपको रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की जरूरत नहीं, जिस स्टेज पे रिकवरी रुकी थी वही से शुरुआत हो सकती है डिपार्टमेंट की, क्लियर। अब इसी के रिगार्डिंग एक सर्कुलर आया था बेटा, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के थ्रू, मान लो कोई कॉर्पोरेट डेटर था बेटा जो सीआरपी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, तो ऐसे केस में अगर उसका कोई ड्यूज बाकी था टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल डेब्ट, और ऑपरेशनल डेब्ट जो होता है बेटा सर उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग इसका काम चलेगा। अब सर इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, अब सुनना बेटा, मैटर एनसीएलटी में गया, अब कंपनी सिंस इंसॉल्वेंट हो गई थी बेटा, अब मान लो डिपार्टमेंट का ड्यूज टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिला क्या था 1 करोड़। अब सर सिंस मैटर सर इंसॉल्वेंसी इन सर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चला गया, सीआरपी में चला गया, तो कोई भी सर कोएर्सिव एक्शन उस असेसी के अगेंस्ट डिपार्टमेंट नहीं ले सकता है, इसलिए जो रिकवरी डिपार्टमेंट कर रहा था वो स्टे हो जाएगी बेटा। अब मान लो सीआरपी प्रोसेस के थ्रू फाइनलाइज हुआ कि अमाउंट ऑफ रिकवरी केवल 70 लाख ही हो सकती है इस एसएससी के अगेंस्ट, कितना बेटा 70 लाख ही हो सकती है बच्चों, पहले कितना था बेटा 1 CR, अब कितनी हो सकती है बेटा 70 लाख। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि सरकार ऐसे केस में जो रिड्यूस्ड अमाउंट था ये कमिश्नर इंटीमेट करेगा उस कॉर्पोरेटर को, एंड वो जुरिस्डिक्शनल जो टैक्स अथॉरिटी है जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो रिकवरी कर रहा था इस एसएससी से, उसको भी इंटीमेशन दिया जाएगा कि भाई साहब अब इस एसएससी से केवल 70 लाख ही लेने हैं, पूरा 1 करोड़ नहीं लेना है, और उसके बाद ये 70 लाख की रिकवरी की जाएगी। सर केवल 70 लाख की रिकवरी करी जाएगी, उस कॉर्पोरेटर से पूरा 1 करोड़ का रिकवरी नहीं किया जाएगा बेटा, क्लियर, डन। सर क्या लिखा है बेटा, लास्ट लाइन पढ़िए, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। सर द jurisdictional commissioner shall issue an intimation reducing such demand to the taxable person or any other person as well as the appropriate authority with whom recovery proceedings are pending, रिकवरी प्रोसीडिंग जिसके पास पेंडिंग थी उसको भी इंटीमेशन दिया जाएगा, एंड सच रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी कंटिन्यूड इन रिलेशन टू सच रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज, और रिड्यूस्ड अमाउंट ही रिकवरी किया जाएगा। भारत माता की जय। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप मजा आ रहा होगा, आई होप माहौल बन रहा होगा, आई होप जिंदगी में सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा पढ़ाई को लेके बेटा। सर जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आएंगे वैसे वैसे थोड़ा डर लगता है, पर सर डर के आगे जीत है, और यही वो वक्त है जब अपने आप को प्रूव करने का आपको मौका मिला है। लगा दो अपना पूरा दम। सरकार रात के बज रहे हैं अभी 1 सवा 1 एंड सर चल रहा है अभी आपका रिवीजन, तो सरकार मैं भी आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपके घर वाले भी आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी पूरा दम लगा दो सर, रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा, माहौल बनेगा और ऊपर वाला भगवान देख रहा है, एंड सर ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट, लगा दो अपना पूरा दम, एंड वी आर ऑलवेज विथ यू गाइस, माय ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू। ऑल द बेस्ट। माहौल जबरदस्त शानदार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल, बाय बाय, टेक केयर। माहौल।